एक चीज एलटी ग्रेड के मेंस को लेकर के हम सभी को ध्यान में रखना चाहिए कि हम रिजल्ट का वेट करेंगे 8 से 10 दिन में भी, जितना भी लगाए आयोग रिजल्ट देने में, वो हमारा जा रहा है। अभी हमारे समय जो है इंस्टेंटली कोई एग्जाम नहीं। जो डेट्स अनाउंस हुई हैं वो मई के पहले का कोई नहीं। तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो चलो उसको पढ़ते रहेंगे। और उसको भी पढ़ने के लिए हम लोग 8 बजे वाले सेशन में जो है ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। टीजीटी का, पीजीटी का और जीआईसी का, तीनों का वहाँ पे काम। हालांकि जीआईसी का कुछ है नहीं अभी, लेकिन फिर भी जब हम पीजीटी टीजीटी की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें जीआईसी की ऑटोमेटिक उसमें शामिल हो जाती हैं, वो कर ही रहे हैं। और एलटी ग्रेड में सपोज दैट कि आपका जो है स्कोर जो भी आप चेक किए हैं वो ठीक ठाक रहा और आप जो है रिटर्न के लिए क्वालिफाई, तब 8 से 10 दिन जो आपके चले जाएंगे, कैसे रिकवर करेंगे आप उनको जो है। और अगर जो है आपको लगता है कि नहीं हमारा नाम आएगा ही नहीं रिटर्न में, तो हो सकता है कि भगवान बन गए हो आप, समझ लिए हो कि मेरिट क्या जाएगी, किसी ने बता दिया हो आयोग वालों ने आपसे कि हाँ ऐसा ही होगा। ऐसी स्थिति में भी जो है आप जो है हमारे साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि इस जो है 8 से 10 दिन में जो हम काम करेंगे वो आपके टीजीटी पीजीटी जीआईसी इन जो अन्य एग्जाम से सब में काम होने वाला है। तो जो अपने आप को जो है सेफ मानते हैं वो भी हमारे साथ बने रह सकते हैं, और जो नहीं मानते वो भी बने रहे। 8 से 10 दिन तक के जो है आप एक काम कर लीजिए, बैठे न रहिए। टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोग 8 बजे से काम कर ही रहे हैं। हम आप लोगों को पहले भी बता चुके, अब भी बता रहे हैं। भीड़ बहुत जगह देखी, यूट्यूब पे सब लोगों ने अपने अपने जो सेशन जो है लॉन्च कर दिए। सबके अपने अपने जो है क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। उनको भी देख करके जो है हम भले यूट्यूब पे हमारा नहीं जा रहा है चीजें, या हम कोई प्रमोशन नहीं कर पा रहे हैं, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर हम आपसे बताएंगे कि वहां पर पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स के जो नंबर मिले हैं उनकी संख्या आप देख लीजिएगा, और हमारे यहाँ ग्रुप में जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनकी संख्या देख लीजिएगा। सबका अपना अपना अपने यहाँ लोगों को एडमिट करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। हम लोग कोई प्रचार नहीं करते हैं, कहीं पर यूट्यूब पे नहीं एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, और ना ही कोई इतना बड़ा जो है हमारा प्लेटफॉर्म ही है। बहुत ही साइलेंटली से काम कर रहे हैं। आज उसी साइलेंटली काम करने का रिजल्ट एक ही है कि हाईएस्ट स्कोर 114-15 एलटेट में करेक्ट आंसर हुए हैं लोगों के। और मेरे जानकारी में जितने मुझे रिपोर्ट किया है उसमें से जो है सिर्फ 2 लोगों का 80 और एक लोगों का 80 डाउन है। बाकी सब लोगों का 85, 90 और 100 के करीब में, मैक्सिमम लोगों का 90 और 100 के करीब में। और सेकेंडरी पोजीशन जो है 85 और 90 के करीब में है। थर्ड पोजीशन जो हमारी है वो 80 और 85 के करीब में, जो हमें जिन साथियों ने बताया। और एक साथी सिर्फ जो है हमें ऐसे रिपोर्ट किए जिनका 80 बिलो, वो उनकी जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं बना पाए, चीजें वो उनको पता है, लेकिन एग्जामोफोबिया या एग्जाम में प्रेशर जो है उनको शायद जो है परेशान कर दिया। हम उनको भी इस चीज के लिए बताते हैं कि आप भी जो है रिटर्न के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जिनका जो है 80+, 80 बिलो जिन्होंने रिपोर्ट किया वो कैटेगरी में है। और कैटेगरी में अगर आप हैं तो ये मान के चलो 15 गुना बनाया जाना है। और 2018 का भी रेशियो देख लो तो भी जो है कैटेगरी का तो 80 बिलो में भी पॉसिबल की जा सकता है। तो आप भी आशावान रहें, और बाकी 80+ जितने भी हैं वो सब जो है अपना कायदे से तैयारी करें। ये बिना सोचे कि रिजल्ट जो है आगे क्या होगा, हमारे हिसाब से जो है आपको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। उसी के श्रृंखला में जो है आज कुछ हम स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे आपसे कि कैसे जो है हम तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आपको बताया है, आप इन्हें यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं कि ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो। और हम एनालिसिस करते हैं कि शायद जो है ये बहुत बड़े प्लेटफार्म वाले हैं, और बहुत बड़े प्लेटफार्म होने की वजह से जो है हम उन्हें जो है योग्य और कुशल शिक्षक मानते हैं। क्योंकि ज्यादा लोग हैं, जाहिर सी बात है कि अच्छा ही होता होगा, तभी ज्यादा लोग जो है उनके पास जुड़े हैं। और बड़ा प्लेटफार्म, बहुत सारी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म चलाती हैं, उनके नाम तो मैं नहीं ले सकता, जिनका पर्पज जो है सिलेक्शन के साथ साथ प्राइमरी पर्पज जो है आउटकम जनरेट करना है, इकोनॉमिकल। आपको निर्णय लेना है कि कहां पर अपने भविष्य को आप देखते हैं।
आज उसी स्ट्रेटजी पर हम जो है चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे जो है हमें लिखना है, मेंस को कैसे जो है हमें लिखना है, किस प्रकार से अपना जो है माइंड मेकअप करना है, और क्या जो है हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये जो हमने प्लान तैयार किया है, हमारे जो टीम है, जो जीआईसी में सेलेक्टेड साथी हैं और जो ऑलरेडी एलटी में सेलेक्ट हो चुके हैं, एलटी में जो सेलेक्ट हुए उन्होंने तो मेंस नहीं लिखा, लेकिन जो जीआईसी में सेलेक्ट हैं उन्होंने मेंस लिखा। उनके अनुभवों को लेकर के जो है इस पूरी स्ट्रेटजी को तैयार किया गया है। अब हम चर्चा करते हैं, जैसे कि हम अगर सिलेबस की बात करें तो आप सभी लोगों ने सिलेबस को देखा है। एक बार हम सिलेबस को जो है फिर से देख लेते हैं ताकि चीजें फिर से जो है हमारे दिमाग में रिवाइज हो जाए। सामने दिख रहा होगा आपको जी, सिलेबस दिखा? यस सर। ये द्वितीय चरण जो मेंस है, इसका आयोग ने जो हमको पैटर्न बताया, तरीका बताया, वो जो है आपके सामने दिख रहा है। इसमें पूछ क्या रहा है, कह क्या रहा है, ये पहले जानना जरूरी है। कुल प्रश्न पत्रों की संख्या कितनी होगी? 1 होगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। 10 जो है शॉर्ट और 10 जो है लॉन्ग आंसर होंगे। कुल जो है अंक 200 के होंगे, 80 अंक शॉर्ट के, 120 अंक जो है लॉन्ग के। समय अवधि जो है हमारे लिए 3 घंटा होगी। इस परीक्षा में जो है जो प्री का सिलेबस था उसी सिलेबस को जो है यहाँ पर कंसीडर किया गया है, कोई अलग से उसमें घटाया बढ़ाया नहीं गया है। वहां पर जीएस थी प्री में, लेकिन मेंस में जीएस का पोर्शन नहीं रखा गया है। जैसे आप देख सकते हैं, उक्त पाठ्यक्रम के आधार पर वैकल्पिक मुख्य विषय, ना कि जो है सामान्य जीएस का कोई यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना है तो प्रश्न पत्रों का स्वरूप एवं अंक का विभाजन इस प्रकार होगा। मुख्य परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र बनेगा उसमें सभी प्रश्न जो है अनिवार्य रूप से करने होंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जैसी कोई चीज का वर्णन नहीं किया गया है। वे सारे जो प्रश्न होंगे वो 2 खंडों में विभाजित होंगे। एक जो है 10 प्रश्न का खंड होगा आ या ए जो पार्ट होगा, जिसकी जो शब्दों की सीमा होगी हमारे उत्तर की वह होगी 125। 125 वर्ड्स में जो है उसे हमें एक्सप्लेन करना होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक जो है यहाँ पर दिए जाएंगे। तो 10 अठे 80 अंक जो है हमें शॉर्ट आंसर से मिल जाएंगे या इसके होंगे। अब आ जाते हैं सेक्शन बी खंड बा पर, जो है यहाँ पर भी 10 प्रश्न होंगे और ये जो है लॉन्ग आंसर होंगे। इनकी जो वर्ड लिमिट है हमारी 200 के करीब में होगी ये। और ये जो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप सेटिस्फाइड देते हैं तो आपको 12 अंक जो है मिलेंगे, मतलब एक प्रश्न के लिए 12 अंक पहले से निर्धारित है। अब ये 10 है तो 12 दहम 120, टोटल मिलाकर के 200 अंक का जो है हमारा ये पूरा पेपर होने वाला है। हमारी जो द्वितीय चरण की परीक्षा जिसे मुख्य परीक्षा के रूप में जाना जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक मुख्य विषय पर ही आधारित है। साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई भी अन्य पार्ट आपसे पूछा नहीं जाना है। मतलब वही राइटर, आपका लैंग्वेज सेक्शन, वोकेब, सारा कुछ जो हमारा टीजीटी पे 120 रियलिटी में जो 120 क्वेश्चन पे हमने तैयारी करी है उसी को जो है हमें रिवाइज करना है, उसी को यहाँ पर कंसीडर किया जाना है। ये तो रहा सिलेबस की बात। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो पूछे, फिर हम अपनी स्ट्रेटजी पे आगे बढ़े। सिलेबस क्लियर है सबका जी? ओके सर मेरिट यस सर सर। मेरिट सेकंड पेपर के अकॉर्डिंग बनेगी या फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर बनेगी फाइनल नहीं, मेरिट? फर्स्ट का इसमें इसमें फर्स्ट का कोई जिक्र नहीं। मेरिट जो बननी चाहिए वो मेंस के हिसाब से ही बनेगी। क्यों, कहीं पर मिल रहा है क्या आपको फर्स्ट सेकंड दोनों का? नो किसी को सर, कहीं नहीं मिला है। नो सर। मेरिट जो बनेगी आपकी वो जो कोई है ऐसा कुछ मेंस पर ही। ऐसा जरूरी है क्या? उसमें भी कुछ ऐसा दायरा है कि परसेंट लाना जरूरी है क्या? भैया मेरिट जब बनेगी तो उसमें निम्नतम का कोई मतलब ही नहीं, ऊपर से लिया जाएगा, नीचे वाले सब फेल।
जितनी वैकेंसी नहीं है सर, इसमें वो भी ऊपर से ले 40% जाएंगे। क्वालिफाई है ना सर, इसमें भी 40% हाँ हाँ, क्वालिफाई। क्वालिफाइड 40% वो है। हमें लगता है कि जो आदमी जो है 70-80% नंबर लेके आ गया है वहां पर जो है प्री में, वो 40% यहाँ नहीं लेके आएगा और ले आएगा। लेकिन हमें जो है मिनिमम पे नहीं फोकस करना है कि मिनिमम क्वालिफाइंग क्या है, हमें मैक्सिमम पे जाना है। हम सारी चीजों पे भी चर्चा करेंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखना है हम लोगों को, ये जो 20 क्वेश्चन हैं 200 अंक के हैं, यहाँ पर हमारा टारगेट जो है इन 200 में से जो है भाई 100% तो रिटर्न में मिलते नहीं है और मिलना मुश्किल बहुत है। 100% कोई ले ले तो बहुत अच्छी बात है, विशेष जो है एस्पिरेंट होगा वो। लेकिन हमारा एक टारगेट होगा, हमारे प्लेटफॉर्म का टारगेट होगा कि आप जो है 200 में से जो है कम से कम 170 प्लस करें और लगभग 70 से 80 के करीब में आप जो है अपने आप को तैयार करें। 170 से 180 नंबर अपने आप को जो है स्कोर करने के लिए तैयार करें। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो हमारा मानना है कि आप सेफ जोन में चले जाएंगे। 10 से 20% तो नंबर कटने के चांसेस रहते ही हैं, क्योंकि कोई एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो 100% 10 में 10 दे देगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ न कुछ तो काटेगा, और कुछ न कुछ अगर काटेगा तो इससे ज्यादा नहीं काट पाएगा अगर आपने अच्छे से चीजों को लिखा है। तो एक अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें जो है 180 नंबर प्लस जो है यहाँ पर करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तो भैया न्यूनतम का जो है दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, और जब आप 180 प्लस का जो है काम कर लेंगे तो न्यूनतम तो वैसे भी क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर? और किसी का कोई सवाल सिलेबस को लेके? जी, बढ़े जाए आगे, बोलते रहो। हाँ, मजा भैया नहीं इसकी आएगा। इस पे क्वेश्चन देख लो, डेली का क्वेश्चन दिए जाओ हमें अब लिखने के लिए, उसकी तैयारी हमें करो सर, ठीक है, जैसे पहले शुरू करी थी। हाँ, बस उसी की हमारे हैं। अब ये जो हमारे 200 अंक हैं, 20 प्रश्न है, इनसे कैसे हम निपटेंगे? क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो है ये जो टास्क है वो हम अच्छे से अपने टास्क को कंप्लीट कर पाए, टारगेट तक पहुंच पाए। इसके लिए जो हमने स्ट्रेटजी अपनी बनाई है उस स्ट्रेटजी को जो है आप समझिए। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको दोबारा से भी आप देख सकते हैं। अच्छे से समझ लीजिए, तब अपने टाइम को यूटिलाइज करके जो है कहीं पर जो है आप असेट होइएगा, वरना ये गेम चेंजिंग जो है टाइम पीरियड चल रहा है आपके लिए। देखो, जो शॉर्ट आंसर की हम बात करते हैं तो 8 जो है मार्क का होगा, 8 अंक का होगा। 125 शब्दों में हमें जो है जवाब उसका देना होगा। हम किसी भी आंसर को लिखते समय जब हम बात करते हैं तो जैसे आप लेटर की बात करते हैं, लेटर राइटिंग में, तो उसके भी अपने कुछ होते हैं कि सॉल्यूट्यूशंस है, ये एड्रेसिंग है, ये सब्जेक्ट है, और ये मैसेज बॉडी है, ये कंक्लूडिंग है, ये सिग्नेचर है, ये पार्ट होते हैं ना। ऐसे ही हमने जो है आंसर देने के पार्ट जो है डिवाइड कर लिए कि कैसे जो है हमें आंसर देना और क्या चीजों को उसमें शामिल करना है। शॉर्ट आंसर में सबसे पहला काम हमें करना है कि एक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आंसर में हमको एक डायरेक्ट उसका कॉन्टेक्स्ट देना है, डिफिनेशन देना है। कितने अंक लाइन में? 2-3 लाइनों में। फिर उसका जो है एक कोर एक्सप्लेनेशन हमको देना है 60 से 70 वर्ड में। फिर टेक्सटुअल रेफरेंस हमको देना है, एग्जाम्पल इमेजरी लेकर के। और फिर लास्ट में जो है हम एक कंक्लूडिंग इनसाइट जो है देंगे। स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं? जैसे वर्ड्स है कुछ जो है उनको लेकर के हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। क्यों जी ऐसा सर? कैन बी अंडरस्टूड एज। जी सर तो कुछ कारणवश मुझे सर क्लास लीव करनी पड़ रही है, सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है हमारा शॉर्ट आंसर का। अब ये जो 4 पार्ट हमने बनाए हैं, इन 4 पार्टों पर कैसे चीजों को हमारी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। जैसे पार्ट ए में हम अगर बात करते हैं कि शॉर्ट आंसर का पार्ट ए हमें लिखना है, और उसमें जो है हमें देखना है, पहले डायरेक्ट डिफिनेशन देखनी है और कॉन्टेक्स्ट उसका क्या होगा वो हमें देखना है। जैसे सपोज दैट जो हम एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ये नहीं है भैया, दूसरा दिखा रहे हैं। जस्ट वेट।
दिख रहा है? क्वेश्चन दिखा? मेरी आवाज नहीं आ रही? यस सर, यस सर, यस सर। जैसे क्वेश्चन सपोज दैट पूछ लिया गया एग्जाम में आपसे, हाउ डज जॉन डन डिफेंड लव इन द कैनोनाइजेशन, या क्वेश्चन को आर में पूछ लिया, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ कैनोनाइजेशन। अब जो है हमारी जो स्ट्रेटजी है कैसे काम आपके आने वाली है, इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे देंगे। तो सबसे पहला हमने चरण यहाँ पर यह बताया था कि एक डिफिनेशन और कॉन्टेक्स्ट जो है हम देंगे, जिसमें वर्क का नाम होगा, अथर का होगा, टॉपिक होगा, थीम होगा, कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट डिफिनेशन यहाँ पर दिया जाएगा। हम यहाँ पर स्टार्टिंग जो लाइन रखेंगे, द गिवन कॉन्सेप्ट आर गिवन वर्क डील्स विथ, इस तरह से कुछ एक लाइन हम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट डिफिनेशन, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, एक नंबर। दूसरा यहाँ पर जो दिया हुआ है देखो, ये क्या है आपका कोर एक्सप्लेनेशन। जो ये पूछा है इन्होंने कि जस्टिफाई द टाइटल ऑफ कैनोनाइजेशन, तो आपने जब इसको डिफिनेशन लिखा तो क्या लिखा, द कैनोनाइजेशन इज ए मेटाफिजिकल पोइम बाय जॉन डन। एक तो देखो जो हमने स्ट्रेटजी बनाई उसमें क्या है, सबसे पहले वर्क का नाम होगा, अथर होगा, और फिर टॉपिक होगा, फिर थीम होगी, फिर कॉन्सेप्ट होगा। ये आपको 3 लाइनों में डिफाइन कर देना। यहाँ पर देखिए वो सारी चीजें मिल रही हैं आपको। ये अथर आपका जो है टाइटल हो गया, नाम टॉपिक का, वर्क का नाम हो गया, और फिर ये उसका अथर हो गया, और टॉपिक क्या है इसका वो इसमें इंक्लूड हो गया। इसकी थीम क्या है, प्रेजेंट लव एज ए प्योर, ये इसमें इंक्लूड हो गया। स्पिरिचुअलिटी है, ये भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो कुल मिलाकर के जो डिफिनेशन या कॉन्टेक्स्ट है इस क्वेश्चन का आंसर देने का, वो हमने इन 3 लाइनों में लिख दिया। अब यहाँ से जो है हम लाइन को जो है क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, अगले पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। अब जब अगले पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आएगा कोर एक्सप्लेनेशन। हमारा जो आंसर है, इस आंसर का एक्सप्लेनेशन जो है हम अब यहाँ से चालू करेंगे। अभी तक के ये चीज जो लिखे हैं ये जो है एक ऑथेंटिक डाटा है, और ये चीजें जो है अब हम अपने मन से चीजों को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए दूसरा कोर एक्सप्लेनेशन में क्या क्या हो सकता है, वाई इंपॉर्टेंट चीजें, ये क्यों चीजें इंपॉर्टेंट है, हाउ प्रेजेंट कैसे जो है प्रस्तुत की जा सकती हैं, मेन आइडिया इसका क्या है, आर्गुमेंट क्या है, फीचर क्या है, द राइटर प्रेजेंट, इट रिफ्लेक्ट, ऐसे चीजों से हम इसकी शुरुआत करेंगे। जैसे कि यहाँ पर डन डिफेंड लव बाय आर्गुइंग दैट इट हार्म्स नाइदर सोसाइटी नार नेचर। डन जो है डिफेंड करते हैं अपने प्यार को, कहते हैं यह तो जो है किसी सोसाइटी को भी कोई नुकसान नहीं करता और ना ही कोई नेचर को कोई नुकसान हो रहा हमारे प्यार से। लव डज नॉट डिस्टर्ब ट्रेड, प्यार जो है कोई व्यापार भी नहीं नुकसान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, ना किसी युद्ध को डिस्टर्ब कर रहा है, आर सीजन ना किसी मौसम को डिस्टर्ब कर रहा है। द लवर्स विड्रा इनटू अ प्राइवेट वर्ल्ड वेयर लव बिकम्स देयर एंटायर यूनिवर्स। लवर्स क्या करते होते हैं, तो एकांत उनको स्थान चाहिए जहां पर बैठे, उनका तो ब्रह्मांड पूरा दुनिया उसी में सब समाहित है, कहाँ दुनिया से लेना देना उनका होता है। थ्रू इंटेलेक्चुअल रीजंस एंड द पैराडॉक्स, जो है ये इंटेलेक्चुअल जो तमाम चीजें थी पैराडॉक्स के अंतर्गत, डन शोज दैट लव इज नॉट सिंपल बट इनोबलिंग एंड कैपेबल स्पिरिचुअल ट्रांजिशन। ये कहते हैं कि ये पूरी जो है हमारी भावनाएं हैं इस आंसर को लिखने के लिए। टेक्सटुअल रेफरेंस जो तीसरे नंबर पर आता है, कैसे इसको कर सकते हैं। टेक्सटुअल रेफरेंस का मतलब होता है कि आप जो है कोई एक चीज उस पोइम की उठा करके लेके आओ, इमेजरी के रूप में आप डिपिक्ट करते हो। जैसे यहाँ पर कैनोनाइजेशन आ गया, एक कैनोनाइजेशन ये वर्ड आ गया है, कहाँ से, कैनोनाइजेशन पोइम से ले लिया। दूसरा लाइक ए सेंट कंपेयर्ड टू द फोनेक्स, ये भी वर्ड जो है जॉन डन की कैनोनाइजेशन के टेक्स्ट में ये वर्ड दिया गया है, तो आपने एक वर्ड यहाँ पर उठा लिया और फिर लास्ट में जो है इसको आपने वन कंक्लूडिंग लाइन से जोड़ दिया, जैसे 10। इस प्रकार लव इज जस्टिफाइड एज ए सेक्रेड एंड इटर्नल फोर्स। इस प्रकार जो है हम प्यार को जो जस्टिफाई करते हैं शाश्वत एक बल की तरह या शाश्वत एक एंटिटी की तरह। तो ये 4 पार्ट जो है हमारे होंगे किसी भी शॉर्ट आंसर को लिखने के लिए। हमारी जो अब अगली स्ट्रेटजी क्या है, इसी के आधार पर हमारे जितने भी अथर्स हैं
जितने भी जो है हमारे उनके वर्क है, मेजर वर्क जो है, उन सब पे जो है एक जो है हमारा शॉर्ट आंसर और एक जो है हमारा लॉन्ग आंसर। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो है इस तरह से हमको जो है चीजों को करना है ताकि चीजें जो है हमारे दिमाग में बैठ जाए। जस्ट वेट। हाँ, ये बता रहे थे कि ये जो टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट है ये हमारा जो है उसी पॉइंट या उसी वर्क पे, जिस भी वर्क पे 60 क्वेश्चन पूछा गया है आंसर, तो वहां से कोई एक इमेज होगी, मतलब कोई एक इमेजरी डिपिक्ट करी गई है, कोई वहां की एक लाइन उठा लेनी है, कोई एक महत्वपूर्ण वहां की घटना या कोई करेक्टर को उठा करके इसको हम टेक्सटुअल वहां पर रेफरेंस दे सकते हैं और एक कंक्लूडिंग लाइन यहाँ पर दे देंगे। इन द लाइन में क्या कह सकते हैं, जैसे हम 10 इस प्रकार, द वर्क अटेंड यूनिवर्सल रिलेवेंस, हेंस द कॉन्सेप्ट रिमेन टाइमलेस। इस प्रकार हम आपको ये बताते हैं सेंट्रल जो पर्पज इसका क्या है, व्हाट इट इज, क्या है ये सब जो पोइम में आंसर पूछा गया है वो क्या है, व्हाट इट मीन्स इसका मतलब क्या है, प्रूफ जो ऊपर ये बताया गया है ये चीज। एक मिनट, ये अब यहां पर आप देख सकते हैं, हाँ ये पर तो टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट है, इसमें जो है ये जो ऊपर का आपका डायरेक्ट डेफिनेशन है ये तो आपने उस पॉइंट से उठा करके लिखा है, और ये जो 2 नंबर का है ये आपके अपने विचार हैं। 3 नंबर है फिर पॉइंट से आपने ले लिया है चीज को, टेक्स्ट वहां से उठाया है, और 4 नंबर जो है फिर ये रटा रटाया चीजें। 10 लव इज 10 से शुरुआत करके जो आगे कॉन्सेप्ट है उसको फिनिश कर देना है। ये एक स्ट्रेटजी है हमारी शॉर्ट आंसर को लिखने के लिए। हम इसके साथ में जो है कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जैसे वहां से शुरुआत ही करना है। जैसे हमने यहाँ पर बताया है कि अगर हमें इंड करना है तो इन सेंटेंसेस को जो है लेकर के इंड करना है, अगर हमें शुरुआत करनी है तो ये सेंटेंस जो है 3-4 जो हमने दे रखे हैं, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करो। अगर आंसर की शॉर्ट आंसर की शुरुआत कर रहे हो तो इन सेंटेंसेस से शुरुआत करेंगे। एक एग्जामिनर के कैची जो है ये हैं। जैसे पोइम की बात कर रहे हैं, द पोइम हाईलाइटेड से शुरुआत कर देंगे हम, ये इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। द गिवन कॉन्सेप्ट या गिवन वर्क डील्स विथ, अब कैनोनाइजेशन की अगर बात करें तो डील्स विथ लव कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे तो ये एग्जामिनर को लगता है कि ये अच्छा बच्चा है, इसने जो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा हुआ है। और जब आप दूसरे और एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, लव को जो डिफेंड करते हैं तो क्यों करते हैं और वो किस तरह से डिफेंड करते हैं, हाउ प्रेजेंटेड में कर देंगे आप, और उस लव की इमेजरी क्या है, मेन आइडिया क्या है, आर्गुमेंट क्या देते हैं कि भैया तुम्हारा ना कोई नाव गड़बड़ा गया, ना मौसम कोई गड़बड़ाया है, ना कोई युद्ध हमारे से प्रभावित हो रहा है, फिर काहे हमको डिस्टर्ब कर रहे हो। तो जो आर्गुमेंट और क्या फीचर उन्होंने बताया है, लव के फीचर क्या क्या बताए हैं। हम यहाँ लव की बात इसलिए करें कैनोनाइजेशन के पर्पज में, लेकिन यही चीजें अगर आप मैकबेथ पे आ जाएंगे तो मैकबेथ का मेन आइडिया क्या है, आर्गुमेंट क्या दे उसमें आता है। मैकबेथ जब डंकन की हत्या करने वाला होता है तब वो कहता है कि मैं हत्या अगर कर दूंगा तो इतने अच्छे वो इंसान है, मेरा कंसाइज अलाउ नहीं करता है कि जो है हम हत्या करें। यही एक पॉइंट होता है जो मैकबेथ को जो है प्रोटैगनिस्ट की श्रेणी में ले आता है, और जब वो हत्या कर देता है तो एंटागोनिस्ट बन जाता है। इसीलिए मैकबेथ को जो है प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों माना जाता है। तो मेन आइडिया तो इसका हो गया, किसका, कि डंकन की हत्या करनी है, मेन आइडिया वो आ गया, किंग बनना है उसका। आर्गुमेंट कहता हत्या कर दूंगा तो फिर मेरे लिए बड़ा गलत बात होगी कि इतने अच्छे इंसान थे। फीचर क्या है, एम्बिशन उसका रहता है, गिल्ट एंड सारो रहता है, ये सारी चीजें बना बना करके हमको कोर आइडिया 60 से 70 वर्ड जो है बना देना है। हम आपको जो है सिर्फ रटना नहीं बताना चाहते हैं कि ये हम लोग आंसर बना दिया आपको, ये रट लो काम हो जाएगा, ऐसे ऐसे लिख लो काम हो जाएगा। हम आपको वो टूल्स देना चाहते हैं, वो सिस्टम बता देना चाहते हैं कि जो आंसर नहीं आता हो आप लिख डालो, और वो भी ऐसे नहीं लिखना है, ऑथेंटिकली लिखना है, एग्जामिनर मान जाए कि हाँ इस बंदे ने लिखा हुआ है कुछ है। अब जब हम टेक्सटुअल रेफरेंस की बात करते हैं तो वहां पर ऐसे हम अभी तो कन्वर्सेशन की बात कर रहे थे, लेकिन अगर हम बात कर लें मैकबेथ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो वहां की इमेजरी क्या है, बीचेस की इमेजरी, हीट्स की इमेजरी,
उठा लो, और लाइन्स कोई फेमस वहाँ की उठा लो, इंसिडेंट्स जो मेजर हुई है कोई वो डिपिक्ट कर दो, कोई करेक्टर जो आपको लगता है कि बड़ा ही ठीक ठाक करेक्टर है, चाहे लेडी मैकबेथ को जो है उसको ये कैसे करोगे? ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें क्या पूछ रहा है उसके आधार पे आपको चुनना है। अगर वो पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द ओवर एम्बिशन थीम ऑफ द मैकबेथ, मैकबेथ की ओवर एम्बिशन के थीम को आपको एक्सप्लेन करना है, तब तो आपको मैकबेथ के कैरेक्टर को डिपिक्ट करना है। अगर मैनिपुलेटिंग को एक्सप्लेन करना है तो लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को डिपिक्ट करना है, उसकी लाइन्स को डिपिक्ट करना है, उसकी इमेज को डिपिक्ट करना है। अगर ये ओथेलो में अगर आ गया मैनिपुलेटिंग पूछ लेगा तो इयागो को आपको करना है, लेकिन हालांकि ओथेलो नहीं है हमारे में, एज ए एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इमेज हमें निकालनी है, कौन सी लाइन निकालनी है उसकी, और कौन डिपिक्ट करना है। और ये शुरुआत जब हम करेंगे टेक्सचुअल रेफरेंस की फार स्टैंड से करेंगे, दिस इज इलिस्ट्रेटेड थ्रू, यहाँ से शुरुआत करके हम आगे जो है बढ़ेंगे। अब हम कंक्लूडिंग की जब हम बात करते हैं लास्ट में, तो यहाँ पर उसकी कोई यूनिवर्सल वैल्यू होगी। जैसे मैकबेथ की अगर बात करें तो यूनिवर्सल वैल्यू क्या है कि ज्यादा लालच ठीक नहीं है, उसका जो है हश्र हमेशा बुरा ही होता है। सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी महत्ता क्या है, वो सारी चीजें हमको कंक्लूडिंग लाइन में डिपिक्ट कर देना है। और ये अपने विचारों को डिपिक्ट कैसे करना है? 10 इस प्रकार द वर्क अटेंड यूनिवर्सल रिलीवेंस, आप आगे किस चीज पे बात कर रहे हैं उस चीज को ऐड कर देना है। जब आप यहाँ से शुरुआत करते हैं तो एग्जामिनर को लगने लगता है कि हाँ इस बंदे ने शुरुआत करी है, ठीक ठाक अच्छे से लिखा होगा। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर एम्बिशंस, ऐसा कुछ करके यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब ये देखना है हमको कि जो शॉर्ट आंसर है वो क्या क्या चीजें जो है आपको जो आपसे जो नीड करता है, क्या चीजें करना है। व्हाट इट इज, जो आंसर दे रहे हैं आखिर वो क्या है, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है, और जो मतलब है उसका प्रूफ भी आपको देना है। जैसे हमने एग्जांपल में दिया कि आपने जो है इसको यहाँ पर तो कॉन्टेक्स्ट दे दिया कैनोनाइजेशन का, फिर आपने उसको जो है अपने विचार यहाँ पर दे दिया कोर एक्सप्लेनेशन में, और जो टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट है ये आपको प्रूव करता है। ये जो है प्रूव करने का पोर्शन है। आपने कैनोनाइजेशन वर्ड दे दिया है, उसमें जो फोनेक्स यूज किया गया वो दे दिया है। अगर आप मैकबेथ पे लिख रहे हैं तो मैकबेथ की लाइन दे दे रहे हैं, मैकबेथ का आर्गुमेंट दे दे रहे हैं, ये टेक्सटुअल रेफरेंस है। बाइबिल का जो है रेफरेंस आप दे दे रहे हैं जो हमने लिखाया है, और बाद में जो इसको जो है कंक्लूड करेंगे, और कंक्लूडिंग क्या हो जाता है, आपका आउटकम हो जाता है आंसर देने का। ये एक शॉर्ट आंसर लिखने का बेस्ट तरीका है जिससे हमने जो है आप लोगों को बताया। अब यही स्थिति जो है हमारी आ जाती है लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर में क्या बदल जाता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन उसी तरह होगा जैसे हमने जो है पहले बताया था, लेकिन कॉन्टेक्स्ट पर डिफिनेशन दोनों इसमें लॉन्ग में चली जाएंगी, और यहाँ पर 30 से 40 वर्ड का आ जाएगा। मेन बॉडी जो है थीम आर्गुमेंट्स मिला करके यहाँ पर 100 से 110 वर्ड चला जाएगा। टेक्सटुअल इलस्ट्रेशन पॉइंट प्ले प्रोज जो भी पूछ ले जाए जिसका भी हो वो जो है अच्छे से इलुबरेट करना होगा हमको। क्रिटिकल फ्लेवर यहाँ देना होगा। स्टार्ट में क्रिटिकल फ्लेवर हमने नहीं दिया था, हालांकि यहाँ पर भी क्रिटिसिज्म आप दे सकते हैं। कैनोनाइजेशन को जब आप इलुबरेट करेंगे, अगर क्वेश्चन क्रिटिकली पूछा गया है तो क्रिटिकल फ्लेवर आप स्टार्ट में भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली क्रिटिकल वहां पर जगह नहीं होती क्योंकि 125 में हमें इलुबरेट करना है। अब जो है जब लॉन्ग की बात करते हो तो यहाँ पर क्रिटिकल जो है फ्लेवर देना हमारे लिए अनिवार्य है। हमें अगर कोई वर्क पे टी.एस. इलियट ने कुछ बोला है या किसी राइटर ने कुछ बोला है तो वो चीज यहाँ पर देना हमारे लिए अनिवार्य है। और स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होगा, जैसे यहाँ पर अभी बिल्कुल छोटा सा कंक्लूजन हमने कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होगा। जैसे कि देख लो यहाँ पर, जैसे डिफिनेशन जो हमने लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग में जैसे पूछ लिया गया डिस्कस द कैनोनाइजेशन एज ए मेटाफिजिकल पॉइंट, या हाउ डज डन स्पिरिचुअलाइज फिजिकल लव इन द कैनोनाइजेशन। तो जब डिफिनेशन आप इसकी देंगे, कॉन्टेक्स्ट डिफिनेशन नहीं, इसको कॉन्टेक्स्ट समझें। डिफिनेशन का मतलब जैसे ग्रामर आप कर रहे हैं, कोई लिटरेरी टर्म कर रहे हैं, वहाँ डिफिनेशन देना होता है। तो कॉन्टेक्स्ट जब आप दे रहे हैं तो द कैनोनाइजेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेटाफिजिकल पॉइंट बाय जॉन डन। वर्क का नाम आ गया, अथर का नाम आ गया, प्लस जो है आपके यहाँ पर कॉन्टेक्सुअल जो है व्यूज भी इसमें आ जाएंगे जो वर्क से मेल करते हैं।
कोर एक्सप्लेनेशन आपका 100 से 110 के करीब में आएगा। इसमें आर्गुमेंट वगैरह भी आप शामिल कर देंगे। ये आपके अपने विचार हो गए। अब जो आपके अपने विचार हैं, इनको प्रूव करना पड़ेगा उसी पॉइंट के कुछ ऑथेंटिक फ्रेज, ऑथेंटिक लाइंस, ऑथेंटिक इमेजरी, कुछ वर्ड या कोई एल्यूजन, कोई रेफरेंस, ये ले करके आपको अगले पैराग्राफ में ये सिद्ध करना होगा और लास्ट में इसको कंक्लूड करना पड़ेगा हेंस से शुरुआत करते हुए। अब ये हमने लिखा तो ऐसे है, लेकिन आपको हेडिंग ये नहीं डालना कि चलो भाई नंबर 1 पे डायरेक्ट डिफिनेशन ऑब्लिक कॉन्टेक्स्ट से 2-3 लाइनों में हमने, ऐसे नहीं। आपको जो लिखना है तो ऐसे लिखना। ये देखो, ये जो हमने पहले इस पार्ट में जो लिखा हुआ है, ये आपका क्या है बताइए, क्या समझे? ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट पर्सन। क्या है? कॉन्टेक्स्ट पोर्शन। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या जी? आ रही है सर। आ रही। तो बोलते रहो भाई, मुझे लगता भी रहे कि आपको कि बिल्कुल कथा प्रवचन सुन रहे हो। और लोग बताइए क्या है ये पोर्शन क्या है? ये पोर्शन क्या है? इंट्रोडक्शन है सर। ये इंट्रोडक्शन या कॉन्टेक्स्ट पर्सन, जहां पर हम जो है कॉन्टेक्स्ट जो है शेयर कर रहे हैं, वो जो है ये पोर्शन है। और ये दूसरा पोर्शन क्या है? दूसरा जो पैराग्राफ में चीजें डिपिक्ट की गई हैं, यह क्या होगा? ये जो है हमारे आंसर की बॉडी होगी। ये हमारे आंसर की बॉडी होगी। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा? ये होगा टेक्सटुअल कॉन्टेक्स्ट। हम इसमें जो है कौन सी इमेजरी यूज की है, कौन सा उन्होंने टर्म यूज किया है, कौन सा वर्ड यूज किया है, कौन सा एल्यूजन है, कौन सा रेफरेंस है, ये सब हम तीसरे पार्ट में यूज करेंगे। और चौथा पार्ट ये क्या है हमारा? कंक्लूडिंग पार्ट है। हम 10 या हिंस से जो है इसको शुरुआत करके यूज करेंगे। मतलब एक तो ये रेफरेंस पार्ट, एक दूसरा जो है हमारा खुद के विचार इस पॉइंट को लेकर के, तीसरा क्या हो गया? टेक्सटुअल रेफरेंस हो गया, और चौथा क्या हो गया हमारा? कंक्लूडिंग हो गया। इन 4 पार्ट को मिला करके हमारा क्या आंसर बना है? 125 का कंप्लीट आंसर। मेरी बात समझ आ रही है जी? यस सर। अब इसी तरह से जो है हमें आगे की स्ट्रेटजी को आगे बना करके काम करना है। यही सारी चीजें हमने लॉन्ग में जो है इनको समझाया है इसमें जो है। अब हमें देखना है थोड़ा लिखने के अलावे क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें जो है हमको नहीं करनी है। ये देखो, जैसे ये लाइन हमने लिख रखी है यहाँ पर, दस द वर्क ट्रांजेंस इट्स एज बिकम्स यूनिवर्सली सिग्निफिकेंट। सर ये दिख कुछ नहीं ऐसे रहा है कोट और पूरा। कमेंट हम देंगे। दिख नहीं रहा मेरा स्क्रीन क्या जी? हाँ सर, दिख रहा सर, ठीक दिख रहा सर। अब सही है सर। अच्छा अच्छा, नहीं हाँ, वो आप क्या नेटवर्क इशू होगा। देखो, हम लोग बात कर रहे थे जो हमारी स्ट्रेटजी अच्छी अगर है तो हम अच्छा काम कर जाएंगे। 8 मार्क का जो हमारा शार्ट जो है आंसर होगा, कम से कम 5 से 5.5 मिनट से ज्यादा हम उसको समय कंज्यूम इसमें नहीं करेंगे, इतनी हमारी कैपेसिटी होनी चाहिए। लाइनें जो है 12 से 14 या 15 तक के चीजें जा सकती हैं। जो हमारा लॉन्ग आंसर होगा 10 या 10.5 मिनट से ज्यादा जो है हम उस पर नहीं दे सकते। लाइनें जो यहाँ पर कम से कम 18 मैक्सिमम 25 लाइनों तक के आपका जो है ये जा सकता है। वर्ड लिमिट हमारी 200 और इसकी जो है वर्ड लिमिट 125 है। तो शुरुआत में कोशिश करेंगे तो टाइम टेकिंग होगी, ज्यादा समय हमारा द्वारा हो सकता कंज्यूम किया जाए, लेकिन प्रैक्टिस हम इतनी चीजों की करेंगे कि हमें इसको 5 मिनट में लेकर के आना है शार्ट को, और 10 मिनट को लेकर के आना है लॉन्ग को। तब हम विदिन जो है टाइम अपने टास्क को पूरा कर पाएंगे। क्या चीजें करना है, क्या चीजें नहीं करना है। डेंजर जोन है कि हमें जो है रिटन एग्जाम में स्टोरी नरेट नहीं करनी, स्टोरी नहीं लिखना है। जैसे आप BA MA में लिखते आए हैं, झांसी की रानी जो है अपने महल से चली, घोड़े पे बैठी और घोड़े की आवाज आ रही थी खटप खटप खटप, और लास्ट में कंक्लूजन में ये निकला, फिर युद्ध जो है समाप्त हो गया, रानी घर वापस चली गई। 250 शब्द इसी में पूरे हो गए, है ना। उस खटप खटप के जो है शब्द यहाँ पर नहीं पूरे करने हैं, ऐसा नहीं लिखना है। मल्टीपल कोटेशन का यूज नहीं करना है। बड़े पैराग्राफ जो है हमें यूज नहीं करने हैं।
यहाँ पर जो क्रिटिक्स का नाम आप देंगे तो रिलेवेंसी अगर क्रिटिक्स की लगती है तो दीजिए, वरना उस व्यू को जो है आप अपना विचार बना करके प्रेजेंट करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। वर्ड लिमिट को क्रॉस हमें नहीं करना है। हम जो बता रहे हैं ये स्ट्रक्चर फॉलो करें, क्लियर कंटेंट आप दें और नीट जो है प्रेजेंटेशन आपका हो, आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। एग्जामिनर आपके आंसर में क्या क्या चीजें चेक करेगा, क्या आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, ये चीज देखेगा। स्ट्रक्चर आपके प्रेजेंटेशन का क्या है, जैसे कि जो हमने यहाँ पर 4 चीजें बताई हैं आप लोगों को, क्या इस स्ट्रक्चर को जो है आपने फॉलो किया है? ये एक ऑथेंटिक स्ट्रक्चर है जो रिटन एग्जाम होता है वहां पर एग्जामिनर का एक फॉर्मेट है, क्या इसको फॉलो आपने किया है? अगर नहीं किया है फॉलो तो इसका मतलब आप स्कॉलर नहीं है, किया है तो तुरंत जाएगा कि आप जो है विटी स्कॉलर हैं। लिटरेरी वोकेबलरी कैसे दिया है? लिटरेरी वोकेबलरी जो है वो अलग से हम आपकी तैयारी कराएंगे, जो कि स्पेशल रिटन में ही यूज होती है। वो हमने हो सकता हो उन चीजों को पढ़ा हो लेकिन उतनी तरह से इम्फसाइज नहीं किया हो, उस पर अभी हम बात करेंगे। रिलेवेंट एग्जाम्पल्स जो है और कोटेशन हमें देने हैं और टाइम मैनेजमेंट हमें बहुत अच्छा करना है। अगर ये नहीं कर पाए तो फिर जो है चीजें हमारे विपरीत भी जा सकती हैं। एग्जामिनर जो है क्या चीजें आपसे उम्मीद नहीं करता और हमें नहीं करनी चाहिए। स्टोरी टेलिंग पहले ही बता चुके, नहीं करना है। एक्स्ट्रा फिलोसफिकल बुद्धिमानी नहीं दिखाना वहां पर कि हम ये जो है अरस्तु के ये बड़े बड़े कोट लिखना चालू कर दिए। जो फैक्ट हमने बताया इस फैक्ट पे आप आंसर दीजिएगा, यही बेहतर होगा। इररिलेवेंट क्रिटिक्स को नहीं ठूसते रहना है। आप जॉन डन को देख रहे हो, उसमें शेक्सपियर को घुसेरे पड़े हो, उनके कमेंट जो है अरिस्टोटल को जबरदस्ती लाए पड़े हो, उसमें टचडी के कोई कमेंट जो उठा के ला रहे हो, बना दे रहे हो कि टचडी के विपरीत यहाँ पर लव और रोमांस दिखा रहे हैं। वो मतलब नहीं, जबरदस्ती नहीं बनाना है उसको। जो है पेज भरना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पेज भरने से ज्यादा प्रभावी होगा कि आप स्ट्रक्चरल बेस्ड चीजों को जो है करें। वोकेबलरी जो है वो स्पेशल हम आपकी अलग से तैयार कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न की वोकेबलरी है वो आपको अलग से तैयार ही करनी पड़ेगी। उसको जो है कहीं किताब में आपको नहीं मिलेगा। और कोचिंग वाले जितने की हमने देखे हैं उसको भी ये चीज फोकस वो कर नहीं रहे, हालांकि उनकी अपनी तैयारी की स्ट्रेटजी और किसी का सवाल भी नहीं खड़ा करते। जैसे फारग्राउंड क्या होता है, ट्रांजेंस क्या है, स्पिरिचुअल इलिवेशन है, सोशियो लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल डेप्थ, ये क्या होते हैं, इन वर्ड्स को समझना। जैसे हम यही बात कर लें फारग्राउंड का मतलब क्या होता है, ब्रिंग समथिंग इनटू प्राइमरी फोकस, किसी बात को प्रमुखता से प्रकाश में लाना या मुख्य रूप से प्रस्तुत करना। हम कैनोनाइजेशन की बात करें तो हम आंसर की शुरुआत करेंगे तो हमें इस वोकेबलरी का यूज करना होगा। जैसे द पोएम फॉरग्राउंड द थीम ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, तो जो वर्ड फॉरग्राउंड है ये आपकी स्कॉलरशिप को जो है रिप्रेजेंट करता है। आप सिंपल वर्ड वहां पर यूज कर रहे हैं, आप जो है पर्टिकुलर स्कॉलरी वर्ड यूज कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। स्कॉलरी वर्ड यूज कर रहे हैं इसका मतलब आपका स्कॉलरी लेवल का नॉलेज भी है, वरना जो है सिंपल वर्ड जो है तो दुनिया सब यूज करती है, ये सब कैची वर्ड है। ट्रांजिएंस क्या होता है, राइज अबव लिमिट्स गोज बियॉन्ड, सीमाओं से ऊपर उठना, पार करना। अब जैसे हम वर्ड में यूज करेंगे, जैसे द वर्क ट्रांजिएंट्स इज टाइम एंड प्लेस, कैनोनाइजेशन जो वर्क है ये समय और स्थान की सीमाओं से परे चीजों को डिपिक्ट करता है। तो जो ये वर्ड्स हैं इनको बीच बीच में जब हम यूज करेंगे तो ये आपके आंसर देने के स्ट्रक्चर को प्रभावी बनाएंगे और आपके आंसर को जो है एग्जामिनर के दिमाग पे एज इट इज जो है ये क्लिक करेंगे। तो इस तरह की वोकेबलरी भी हम आपकी जो है तैयार कराएंगे, जहां से जो है आपको अच्छे से आंसर देना है। तो ये तो आज के सेशन में हमें डिस्कस करना था कि कैसे कैसे चीजों को करना है। हमने आज जो है जॉन डन पे 2 वो क्वेश्चंस देखे हैं, एक लॉन्ग आंसर और एक जो है शॉर्ट आंसर। तो ये आज हमारी जो स्ट्रेटजी रहेगी, एक दिन पढ़ेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ेंगे
और फिर दूसरे दिन जो है हम उसको लिखेंगे और डेली जो है 2 हमारे जो है चैप्टर जो है क्लोज किए जाएंगे। एक रिटन का मतलब रिटन में एक जैसे प्रोज हमने ले लिया तो एक जो है फिक्शन का ले लिया या एक पोइम का ले लिया। ग्रामर पे भी रिटन हमें करना है। ग्रामर पे नरेशन में कैसे से कोई पैसेज दे दिया गया, उस पैसेज को जो नरेट करके आपको लिखना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लिखना है। कोई जो है पैसेज थोड़ा सा दे दिया गया, उसको आप रिराइट करिए, जो है उसको अपने वर्ड में जो है चेंज करके जो है वॉइस चेंज करके लिखिए इसको जो है। या फिर जो है आपको जो कंडीशनल दे दिया गया उसको चेंज करके ऐसे ऐसे करके इसको लिखिए। फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन में चेंज करके पैराग्राफ को लिखिए। तो इस तरह से ग्रामर में पूछे जाएंगे। वोकैबुलरी में क्या पूछा सकता है? वोकैबुलरी में कोई सेंटेंस दे दिया गया, कोई एक जो है पैराग्राफ छोटा सा दे दिया गया वर्ष का, या फिर जो है आपका टेक्स्ट का ये प्रोज का, उसमें कुछ अंडरलाइन कर दिया गया कि कहा गया इन वर्ड्स को चेंज करके दूसरे अपनी तरफ से वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए बिना मीनिंग बदले हुए पूरे पैराग्राफ को लिख दीजिए। तो वहां पर वोकैब आपकी वोकैब पावर को चेक किया जा रहा है। ग्रामर के रूल्स आपको आते हैं कि नहीं आते हैं। कोई एक पैराग्राफ दे देगा जो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा, और उस पैराग्राफ को पढ़ करके करेक्ट करके नीचे जो है उस पैराग्राफ को आपको लिखना होगा। ये सारे चीजें ग्रामर पे, टर्म्स, हिस्ट्री, मूवमेंट्स, सारा कुछ सिलेबस जो हमारा एलटीएट के मेंस का था एक्सेप्ट जीएस पोर्शन छोड़ करके उस पूरे सिलेबस को हम जो है यहाँ पर जो है पढ़ेंगे और उसको जो है हम टेक्स्ट फॉर्म में करेंगे और इस टेक्स्ट आंसर क्वेश्चन के रूप में करेंगे। ठीक है, किसी का कोई और सवाल? जी बताएं। नो सर। तो हम जो है आज इस इंट्रोडक्शन के साथ में अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे और कल से जो है आप लोग पूरी तैयारी करके आइए। सिलेबस को एज इट इज जैसे है वो उसी क्रम में जो है हम लोग करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा एलटी ग्रेड के मेंस के लिए नहीं, बहुत सारे एग्जाम है, मतलब कई एग्जाम है आगे आने वाले, तो उन पे भी हम लोगों को अपना अपना इफर्ट जो है देने हैं, वहां पे भी हमें अपना अपना बेस्ट जो है करना है। तो आप लोगों को कल से जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इसी समय जो है पेपर पेन के साथ में पूरे अपने मनोयोग से जो है उपस्थित होना है और हम कल से जो है पढ़ने का श्री गणेश